नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमलता शर्मा। खूबसूरत पहाड़ के पीछे होती हैं दुश्वारियां। सामने से तो सिर्फ खूबसूरत पहाड़ नजर आते हैं और इनकी खूबसूरती नजर आती है, लेकिन इन पहाड़ों के पीछे संघर्ष की सैकड़ों कहानियां दर्ज होती हैं। पहाड़ खुद में खूबसूरती के साथ इन संघर्षों को छिपाकर जटिलता के साथ खड़ा है। खूबसूरत पहाड़ों के बीच में पहले संघर्ष और फिर सफलता की कहानी को बाहर लेकर के आना अपने आप में एक चुनौती है। तो इसीलिए आज हम आपके सामने ऐसी ही संघर्ष भरी कहानी लेकर के आए हैं। कहानी साधारण परिवार की एक बेटी की, कहानी किन्नौर की बेटी और लाहौल की बहू की, जिसने ना केवल देश में बल्कि दुनिया में नाम कमाया है। और कहानी हिमाचल प्रदेश की पहली जनजातीय महिला फिल्म निर्माता रेणु नेगी की। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया हेमा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मैम। हम आपके बारे में बोलने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम चाहेंगे कि आपकी जो कहानी है, आपकी जुबानी हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें। तो पहला सवाल आपसे यही मेरा रहने वाला है कि किस तरह आपके सफ़र की शुरुआत हुई, क्या उम्र रही, क्या सोचकर आपने अपने करियर को चुना एज अ फिल्म मेकर? हेमा, मैंने बहुत जल्दी नहीं कहूँगी, बट 20 वर्ष की आयु में मैं इस क्षेत्र में आ गई थी। उसका रीज़न ये था कि बचपन से ही मुझे नृत्य और संगीत का बहुत शौक़ था जी। और यही वजह भी थी कि मैं अपने स्टूडेंट टाइम में जो है हर तरह के कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती रहती थी जी। और इसी दौरान एक कल्चरल एक्टिविटी के दौरान जो है आई थिंक गेटी थिएटर में हमारा एक प्रोग्राम था। वहाँ पे कुछ दिल्ली के प्रोडक्शन हाउस शायद उस कवरेज के लिए आए थे। उनकी नज़र मुझ पे पड़ी और उन्होंने वहीं पे मुझे ऑफ़र किया था कि आप हमारी लघु फिल्म में एज अ अभिनेत्री, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था उस टाइम पे। तो वो एक बड़ा अजीब सा, एक कहते हैं ना, सडनली आपको ये था कि ये क्या हो गया। खैर इन सब चीज़ों में शौक़ तो मुझे था ही। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया तो स्कूल के टाइम पे, आई वॉज़ वेरी यंग दैट टाइम, तो दिल्ली गई और उस प्रोडक्शन हाउस की फ़िल्म में मैंने काम किया जी। और जब मैंने काम किया तो उस समय मैं ये देख रही थी कि अरे कैमरा ज़्यादा पता नहीं था कि कैमरा क्या है या फिल्म मेकर्स कैसे होते हैं या पीछे पर्दे के पीछे कितने टेक्नीशियंस काम करते हैं। सो वो देखकर मैं बड़ी प्रभावित हुई। फिल्म तो ख़त्म हो गई थी जी। शूटिंग भी पूरी हुई, लेकिन मैं पीछे जो जितने हमारे टेक्नीशियंस कर रहे थे उन मेरी रहती थी कि अच्छा कैमरा में क्या है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि कैन आई सी, मतलब मैं लेंस में देख सकती हूँ। जी बिल्कुल। तो डायरेक्टर को देखती थी, प्रोड्यूसर जब आते थे तो सभी हम लोग एकदम से अलर्ट हो जाते थे। तो पर्दे के पीछे की चीज़ें ने मुझे ज़्यादा प्रभावित किया जी। और फिर फिल्म कैसे बनती है, क्योंकि उस टाइम पे दिल्ली का जो हब था, दिल्ली के हब में जो है स्मॉल स्क्रीन के लिए ज़्यादा काम होता था जी। दूरदर्शन ही ज़्यादातर उनका रेंज था और वहाँ पे उसमें काफ़ी प्रोग्राम्स बनते थे जी। तो मुझे जिस लघु फिल्म के लिए ऑफ़र मिला था वो दूरदर्शन का ही एक टेलीफिल्म थी जिस पे मैंने काम किया था जी। फिर उसी दौरान देखा और अच्छा लगा मुझे, और मेरे पापा मेरे साथ थे तो उनको ये था कि भाई तुम्हें हीरोइन नहीं बनना है, तुम्हें ये नहीं करना है। तो पापा की बात तो मैं सुन के सिर्फ यहाँ से सुन के निकाल लेती थी, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि मुझे कुछ और चीज़ प्रभावित कर रही थी जी, और वो थी पर्दे के पीछे की कहानी कि वहाँ क्या होता है। वहाँ के लिए एक एक्साइटमेंट थी कि ये मुझे जानना है, ये यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे बिल्कुल आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगी। आपने अपने परिवार का जिक्र किया है, तो अब ये मेरे लिए जानना और दिलचस्प हो गया कि जब आपने अपने परिवार को बताया कि आप अभिनेत्री नहीं फिल्म मेकर बनना चाहती हैं, तो आपके परिवार का कितना सहयोग आपको मिला इस बात को लेकर? परिवार का सहयोग मुझे मिला क्योंकि मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे और जो मेरी परवरिश है अपने घर में, तो एक मैं घर की बड़ी बेटी थी जी। तो ये था कि थोड़ा हमारे समाज में बेटियों को एक सम्मान दिया जाता है, उसकी बात सुनी जाती है और उन पे भरोसा किया जाता है। तो पिताजी को जब मैंने कहा कि पिताजी को यही था कि नहीं, तुम्हें पढ़ाई पूरी करनी है और गवर्नमेंट जॉब करना है जी। तो वो मुझे बार बार इसी चीज़ को लेकर तंग करते थे कि भाई तुम्हें ये हीरोइन नहीं बनना है, तुम्हें हीरोइन में नहीं जानते। मैं बोलती थी पापा मैं हीरोइन नहीं बनूंगी, पर लेकिन मैं फिल्म में कुछ करूँगी। तो क्या करेगी? मैंने कहा मैं फ़िल्म बनाऊँगी जी। तो पापा मेरे हंसते थे, अच्छा तो फिल्म बनाएगी। तो वो कुछ मतलब थोड़ा सा मजाक में मुझे ऐसे ले लेते थे कि अच्छा ठीक है।
तो पापा मेरे एक्चुअली हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में थे, तो उनको रॉ मटेरियल के लिए हमेशा दिल्ली आना जाना पड़ता था। तो दिल्ली से क्या था, हिमाचल से दिल्ली का कनेक्टिविटी मेरे फादर का सही था, तो वही था कि पापा से मैं जिद करती थी कि पापा मैंने जाना है। तो ये था, प्रोडक्शन हाउस ने भी बहुत सीरियसली जो है मेरी फैमिली को अप्रोच किया था, और एक अच्छी क्या था कि उन्होंने मेरा इंटरेस्ट देखा था, और वो हिमाचल पे बहुत काम कर रहे थे। हमें आना इसलिए हुआ कि वो हिमाचल में जब वो कवरेज के लिए आए थे, तो उन्हें हिमाचल में काफ़ी चीज़ों को लेकर काम करना था। तो फोक डांसेस उस टाइम पे क्या था, जब मैं शूट कर रही थी तो उन लोगों ने कुछ लोकल फोक पे भी काम किया था। तो जब वो मैंने एडिटिंग के दौरान देखा उनके टेबल पे, क्योंकि मुझे डबिंग के लिए भी बुलाया गया था, कुछ डबिंग का काम था, तो वहाँ पे मैंने जब एडिट देखा तो हमारे हिमाचल प्रदेश कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बन रही थी, तो उन्होंने कहा, वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि भाई इसमें थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इसको हमें सबटाइटलिंग करनी है, तो ये जब तक हमें कोई ट्रांसलेटर नहीं मिलेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो डायरेक्टर जो थे वहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा, कहते हैं रेनू आपको ये समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो नेचुरली आप पहाड़ के हैं और पहाड़ी लैंग्वेज में जो वो चीज़ गा रहे थे, तो मैंने उन्हें बताया कि ये चीज़ें बोल रहे हैं। कहते वेरी गुड। तो उन्होंने एक्चुअली एज अ ट्रांसलेटर भी ले ली कि चलो ठीक है, ये बता रही है तो यहीं पे सब टाइटल्स बना लेते हैं। तो मैंने देखा सब टाइटलिंग कर रहे थे, फिर वो जो हैंड्स की मूवमेंट है, जो डांसेस को कट कर रहे थे, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैं एडिटिंग बैठे रही, तो डायरेक्टर ने मुझे देख के कहा कि बेटा आप बोर तो नहीं हो रहे हो? मैं कहा नहीं सर। तो कहते बड़े इंटरेस्ट से देख रहे हो, वरना जनरली तो ये होता है कि एडिटिंग में सब बोर हो जाते हैं। तो फिल्म की कटिंग एक्चुअली जो फिल्म टेबल पे बनती है, तो वहीं पे एक इंटरेस्ट जग गया था कि यार ये काम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप शूट करके लाएं और फिर आप बैठ के जो अपने स्क्रिप्ट के अनुसार जो बनाएं। तो मुझे उसमें बड़ा ईजी गोइंग सा लगा कि ये अच्छा है कुछ। बिल्कुल। आपने सोचना कब ये शुरू किया कि फिल्म के जरिए या फिर छोटी छोटी क्लिप्स के जरिए आप लोगों को संदेश दे सकती हैं, उनकी समस्याओं को सबके सामने लेकर के आ सकती हैं? आपकी पहली फिल्म और कब आपने ये सारी चीज़ें शुरू की, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। शुरुआत ये थी कि मुझ पे अपने परिवार की जिम्मेवारियां थी जी। और मैं अपने परिवार के लिए, स्पेशली अपने पिताजी के लिए कुछ सपोर्ट करना चाहती थी जी। उनको मैं अपने घर के हालात देखती थी। जब मैं इस इंडस्ट्री में जब गई थी पहली बार, जब मैंने एक्ट किया था, तो मुझे अच्छा शुल्क मिला था जी। तो इतना समझ आया था कि इस क्षेत्र में पैसा भी है, अच्छा है कि आप अपना करियर बना सकते हैं। तो वहाँ पे जो डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे कहा कि हमने हिमाचल में कुछ थोड़े से और प्रोग्राम करने की, क्या आप उसे कोऑर्डिनेट करेंगे? मैंने कहा सर यस आई विल डू। जब वो यहाँ शूट के लिए आए, जब उन्होंने बनाया, तो सारी चीज़ समझ आ गई थी कि फिल्म मेकिंग के लिए साधन की ज़रूरत है। वो साधन लेकर मैं आई और मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। इसकी कहानी बहुत लंबी है, शॉर्ट में बताती हूँ कि मैंने फोक डांसेस का ही सोचा। मैंने भी एक फोक डांसेस पे एक वीडियो बनवाई और बना के मैं सीधा दूरदर्शन चले गई। वो जैसे भी एक्सेप्ट हुई और फिल्म को अच्छी लगी कि हिमाचल प्रदेश उस टाइम पे ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। क्या रीजनल लैंग्वेज में या फिर रीजनल कंटेंट में ही आपने वो फिल्म बनाई थी? नहीं, फिल्म नहीं थी वो। स्टार्टिंग में कहूँगी कि जैसे फोक आर्ट एंड कल्चर, जी, फोक डांसेस के ऊपर था ना। फोक डांसेस मैं लेकर गई थी, तो फोक डांसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश का मैं कॉन्सेप्ट लेकर गई थी। वो कॉन्सेप्ट उनको बड़ा टच कर गया था। तो नेचुरली उसमें ये था कि सब टाइटलिंग थी, वो चीज़ें हमें समझ आती थी सारी चीज़ें। मैं जब दिल्ली गई थी शूट के दौरान, तो स्टूडियोज़, इक्विपमेंट, टेक्नीशियंस, वो सभी चीज़ों से संपर्क मेरा हो गया था जी उस दौरान, जिस दौरान मैं जाती रही जी। तो ये फिर वहीं से मेरी फिल्म की शुरुआत हुई। छोटी छोटी फिल्में बनानी शुरू की, तो उसमें रॉयल्टीज़ मिलती थी, अच्छा पैसा मिलने लगा। तो 1 से 2, 2 से 3। फिर मेरा ये था कि पिताजी ज़्यादा जाने नहीं देते थे, तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें थी जी। एक अच्छे मेंटर्स भी मिले थे मुझे कि आप इस सब्जेक्ट पे काम कीजिए, आप इस पे कीजिए। तो वो छोटी छोटी मैंने फिल्में बनानी शुरू की। और वो फिल्में जो है वो शॉर्ट फिल्म्स कहूँगी मैं, शॉर्ट फिल्में जितनी थी वो फिर जब टेलीकास्ट होने लगी तो मुझे भी अच्छा लगता था, रिव्यू बहुत अच्छा आता था। क्योंकि उस टाइम पे फिल्म को लेके, डॉक्यूमेंट्रीज़ को लेके, आर्ट एंड कल्चर के प्रोग्राम्स को लेके इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लोग फिक्शन को ज़्यादा प्रमोट करते थे जी। तो वो चीज़ें जब मैंने की, तो हिमाचल है ही हमारा इतना खूबसूरत कि स्टार्ट मैंने वहाँ से किया था, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा मैं इससे और भी अच्छा कर सकती हूँ जी। बिल्कुल। तो वो शॉर्ट फिल्में, छोटी छोटी फिल्में बनानी शुरू हुई। वो बनाते बनाते कब ये एक मतलब आपको एक रास्ता दिखा कि नहीं, इसमें बहुत अच्छा करियर बन सकता है। बिल्कुल। और
इसमें कोई शक नहीं है कि आपने अपना करियर नहीं बनाया है, राष्ट्रीय स्तर पर आपको पहचान मिली है। हमारे दर्शकों को बता दूं कि नेशनल पुरस्कार से भी रेणु नेगी जी को सम्मानित किया जा चुका है, उस बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो कौन सी वो फिल्म थी जो आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और आपको कैसा लगा जब आपने इतने बड़े सम्मान को लिया? आपने एक बहुत ही छोटी जगह से, मैं कहूँगी कि बहुत छोटा प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, वहाँ से आपने शुरू किया और अपने एकदम आदिवासी कल्चर को प्रमोट करने के लिए आपने शुरू किया। तो जब आप वहाँ पहुँची तो आपको कैसा महसूस हुआ, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। अगर मैं ये राष्ट्रीय पुरस्कार की बात से अगर शुरुआत करती हूँ तो हेमा, मेरा प्रोफाइल बन चुका था क्योंकि मैं काफ़ी आदिवासी ट्राइबल्स पे मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ बना चुकी थी, और इस अवार्ड से पहले भी मैंने जब जितनी जो फिल्में बनाई थी उसके लिए मुझे बहुत प्रोत्साहित किया गया, मुझे एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स मिले हैं और मुझे काफ़ी अच्छा एक कहते हैं ना, एक अच्छा आपको प्लेटफॉर्म मिल चुका था। तो इसी दौरान ये था कि हमारे इंडिया मतलब हमारे देश में नेशनल जो है याक रिसर्च सेंटर है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही था जी। तो वहाँ के डायरेक्टर ने मुझे संपर्क किया था कि मैम आपने जो है ये ट्राइबल्स पे बहुत काम किया है, हम एक याक पे डॉक्यूमेंट्री बनानी है, क्या आप हमारे लिए करेंगे? मैंने कहा यस श्योर। तो याक मेरे लिए एक्साइटेड था क्योंकि हम लोग तो याक से अच्छे से वाकिफ़ हैं जी। बिल्कुल। तो जब मुझे पता चला कि याक पे जो है रिसर्च हो रहा है, एक रिसर्च सेंटर है और इतना अच्छा मौका मिला, मैंने कहा जी मैं करूँगी। जब उसको शूट करने के लिए हम गए थे तो बजट नहीं था इतना ज़्यादा, लेकिन वो सब्जेक्ट मुझे इतना कैच किया था क्योंकि ऑलरेडी मैं काम कर रही थी, तो इतनी नॉलेज थी कि ये टॉपिक अच्छा है, सब्जेक्ट अच्छा है, इसे अच्छे से करना है। तो जो साधन थे, जो अब मैं कहूँगी कि एज अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसको बेस्ट करने की कोशिश की और वो जब फिल्म बनी तो मुझे भरोसा था कि फिल्म बहुत अच्छी बनेगी। जब बनी तो जो हमारे जिनके लिए हमने फ़िल्म बनाई थी वो भी बहुत खुश थे कि बहुत अच्छी फिल्म बनी है। तो मेरे जितने भी मेरे टीम के लोग थे उन्होंने मुझे कहा कि मैम ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है, क्यों ना इसको हम अवार्ड के लिए भेजें। तो ये होता ना आपकी टीम, आप अपनी टीम से, मैं अपनी टीम से बहुत प्यार करती हूँ। जब उन्होंने सब ने मुझे कहा कि मैम इस फिल्म को ना हम भेजते हैं, यहाँ पे एक साइंस मतलब नेशनल लेवल का साइंस फेस्टिवल भी होता है फिल्म का, तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, गोवा फिल्म फेस्टिवल में नहीं तो नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में तो भेज ही सकते हैं। तो बस वो एक बोलते हैं बहुत जनरल वे में मैंने भेजा था। तो और कुछ टाइम के बाद मुझे एकदम से आया कि वो शॉर्ट लिस्ट हुई है, तो बड़ी एक्साइटमेंट कि अच्छा शॉर्ट लिस्ट हुई है। तो शॉर्ट लिस्ट होकर जब मैं वहाँ पे गई तो लास्ट मोमेंट तक पता नहीं था कि होगा, लेकिन जब वहाँ पे आपके रिस्पांस में थोड़ा सा लग रहा था कि पॉजिटिविटी है, और वो याक की जो फिल्म थी वो याक पे हमारे साइंटिस्ट और ये याक रिसर्च सेंटर है वो क्या काम कर रहे हैं, वही उस पर ही डॉक्यूमेंट्री पूरी बनी है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए आपको सम्मानित किया गया है। हमारे दर्शकों को ये भी मैं बताना चाहूँगी कि रेणु नेगी की जो उड़ान थी वो केवल हिमाचल तक सीमित नहीं रही, उसके बाद इन्होंने कई ऐसे राज्य थे जहाँ पर काम किया। तो नेगी जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि हिमाचल तो आपका अपना राज्य है, आपका घर है, यहाँ पर लोगों से सहयोग भी आपको मिला होगा, अपनापन भी आपको मिला होगा, लेकिन जब आप किसी दूसरे राज्य में इस तरह की फिल्में करने गई तो कितना अंतर आपने पाया हिमाचल में काम करना और बाहर जाकर काम करने में? हिमा बहुत अंतर पाया, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में बिल्कुल व्यावसायिक तौर पे काम कर रही थी और मेरा ब्रेड बटर फिल्म मेकिंग से ही था जी। तो जब आप नेशनल लेवल पे काम करते हैं तो आपके साथ काफ़ी कॉम्पिटिटर होते हैं जो आपसे बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो आप जब कंपटीशन में जाते हैं तो कुछ चीज़ें मुझे बाद में समझ आई कि हिमाचल में अगर मैं रही तो हिमाचल को ही दिखाने से आप राष्ट्रीय लेवल पे जो है अपनी एक पहचान नहीं बना सकते हैं। तो मैंने रुख किया कि चलिए बाहर जाएं, तो मैंने पूर्वी अपने जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मैंने रुख किया। जब नॉर्थ ईस्ट गई, वहाँ की परंपरा, वहाँ की कल्चर को देखा तो मैं इतनी प्रभावित हुई और इतनी खुश हुई कि मैंने कहा यहाँ पे जो है अपनी जो ट्राइबल्स जो है हमारे, क्योंकि ट्राइबल्स में मैं हाँ एक बात और कहना चाहूँगी, माफ़ कीजिएगा, ट्राइबल में इसलिए रही थी कि हिमाचल प्रदेश के जैसे किन्नौर, लाहौल, पांगी, स्पीति, गुज्जर, गद्दी, इस पे मैं ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्रीज कर चुकी थी जी। तो उससे क्या प्रोफाइल बन चुका था मेरा। तो मुझे फिर ट्राइबल फिल्म के लिए ऑफर्स आने लगे जी। तो नॉर्थ ईस्ट से मुझे ऑफ़र आया, मुझे मध्य प्रदेश से भी ऑफ़र आए, तो मैंने विभिन्न जो है
और नए नए सेक्टर्स पे मैंने काम किया, अलग अलग टॉपिक पे मैंने काम किया, उनके आर्ट एंड कल्चर को लेके उनके डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स मैंने काफ़ी सारे किए। तो वहाँ और हिमाचल, और मैं कहूँ कि नॉर्थ ईस्ट हिमाचल और मैदानी क्षेत्र के जितने भी हमारे ट्राइबल्स थे, उसमें बहुत फ़र्क रहा, बहुत अच्छा आनंद आया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और वो मेरी फिल्मों के ज़रिए आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि आप अपनी हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है, वेशभूषा है, उसको जो है इंट्रोड्यूस करने में कहीं पीछे नहीं रही हैं। आज भी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आपको कहना चाहूँगी। और आपका जो ये पारंपरिक परिधान आपने पहना है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संदेश भी लोगों को जाएगा कि जो भी हो जाए, अपना जो आपकी संस्कृति है, अपनी जो परंपरा है, वो इंसान को नहीं भूलनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर लगता होगा कि इतना लंबा सफ़र आपने तय किया है, तो क्या मानती हैं 20 साल की रेणु नेगी और आज की रेणु, क्या फ़र्क पाती हैं? 20 साल की जो रेणु नेगी थी, वो आँखों में सपने लिए, एक जोश और एक बोलते हैं ना, एक पैशन, एक उम्मीद और जिम्मेवारियों के साथ गई थी जी। और आज की रेणु नेगी की बात करेंगे, वही सपना है, वही जोश है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस है और एक स्थिरता है। जी, स्थिरता के साथ जो है मैं अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और उम्मीद हम यही करेंगे कि आप इसी स्थिरता के साथ काम करती रहें और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे लिए पेश करती रहें, हमारे जो समाज के लोग हैं उनको संदेश देती रहें। लेकिन एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने कहा बाहर जाकर के बहुत आपने अंतर पाया, लेकिन जब आप हिमाचल से बाहर निकली, क्योंकि हिमाचल छोटा प्रदेश है, पहाड़ी राज्य हैं, बहुत सारे दुर्गम क्षेत्र अभी भी हिमाचल प्रदेश में हैं, लेकिन जो बाहरी राज्य हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं जो ज़िंदगी है उसकी रफ्तार थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो हिमाचल की बेटी को किस बात का डर सताया कि बाहर जाकर के काम करने में किस बात का डर उनको रहा? हिमा, मुझे डर नहीं रहा। वो इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैं अपनी ज़मीन से जुड़ी रही। जी। इस क्षेत्र में भी लोग मुझे जानते हैं एज अ किन्नौरा वुमेन, जी, एक आदिवासी। तो क्या होता है कि आपने राह भी अगर अपनी जड़ों के साथ चूज़ की हो तो वहाँ थोड़े से कंफर्टेबल आप रहते हैं। जी। जब मैं अन्य क्षेत्र में गई थी तो वहाँ पे भी मेरी पहचान ये होती थी, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस ही वैसे करती थी क्योंकि टॉपिक मेरे आदिवासी पे होते थे, ट्राइबल्स पे होते थे। तो ट्राइबल्स के साथ अगर आपने काम करना है उस टॉपिक पे, या आपने उस तरह के सब्जेक्ट पे काम करना है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो सब्जेक्ट का एरिया है वो कंफर्टेबल हो। जी। तो मैं जब वहाँ जाती थी तो वहाँ के, ठीक है फ़र्क है क्योंकि हम लोग पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं और मैदानी क्षेत्र के लोग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जी। वहाँ पे वो जंगलों में रहते हैं, जो मैदानी क्षेत्र के हमारे आदिवासी है वो जंगलों में ही अपना गुजारा करते हैं, जंगल पे ही निर्भर रहते हैं और उनकी दिनचर्या, उनका ओवरऑल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन उनके सब्जेक्ट पे जब मैंने काम किया है तो काम करने के दौरान ये था कि उनसे मैं बिल्कुल कंफर्टेबली बात करती थी, कंफर्टेबली ही वो लोग मुझे जो है रिस्पॉन्ड करते थे। तो यही वजह थी कि जो टॉपिक पे मैंने जितने भी टॉपिक पे काम किया है वहाँ के मैदानी क्षेत्र में, तो अपने आप को स्थिर रख के, अपने आप को साथ लेके, तो डर कभी नहीं लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत कंफर्टेबली काम किया और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला मुझे। बिल्कुल। और हमारे दर्शकों को ये भी बता दूं कि रेणु नेगी जी ने हिमाचल प्रदेश के जो टूरिज़्म है उसको भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है कहीं ना कहीं। तो इसको लेकर के भी आपने बहुत सारी फिल्म्स बनाई हैं। क्या मानती हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो टूरिज़्म है उसको कितने शिखर तक पहुँचाया जा सकता है? देखिए, हिमाचल प्रदेश है ही इतना खूबसूरत और हिमाचल प्रदेश में टूरिज़्म का स्कोप बहुत है, वो हम सभी जानते हैं। जी। जहाँ, क्योंकि आज की डेट में आप देखें कि हिमाचल प्रदेश मतलब पहाड़ों में जाना, इस पहाड़ों का आनंद उठाना, वहाँ की ताज़ी हवा और वहाँ की आबो हवा में अपनी ज़िंदगी गुजारना, हर मतलब कहूँगी कि पूरा वर्ल्ड जो है आपका इस क्षेत्र में जाके, इस जगह में जाके आनंद उठाना चाहता है। बिल्कुल। ये था जब मैं इस अपनी जब राह में चल रही थी तो उस दौरान मुझे ये ज़रूर पता था कि एक संचारक के रूप में जिस भी आप क्षेत्र में काम कर रही है वहाँ पे अच्छा क्या हो सकता है। तो हिमाचल में टूरिज़्म का काफ़ी अच्छा स्कोप था, तो मुझे लगा कि अगर मैं अपनी फ़िल्मों के ज़रिए, डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए टूरिज़्म को अगर प्रमोट करूँ, टूरिज़्म रिलेटेड फिल्में बनाऊँ, तो वो बहुत
मतलब एक अच्छा रहेगा। तो मैंने वो टॉपिक जो था टूरिज़्म पे ज़्यादा फोकस इसलिए रखा। जैसे होम स्टे मैंने जी बिल्कुल 2016 में ही उसको मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। उससे पहले मैंने ताबू मोनेस्ट्रीज़ को मैंने जो है ताबू मोनेस्ट्री जो है हमारा उसको मैंने इंट्रोड्यूस कर लिया था। किन्नौर वाज वेरी रिच, हमारा इतना कल्चर बिल्कुल, है बिल्कुल। तो उनके कॉस्ट्यूम, उनकी ज्वेलरी, उनकी हर चीज़ को मैंने प्रमोट कर दिया था। जी तो हिमाचल प्रदेश में सिर्फ टूरिज़्म के साथ साथ वहाँ हमारा कल्चर भी इतना रिच है, बिल्कुल तो वो कल्चर भी तो दिखाना ज़रूरी था। बिल्कुल तो बिल्कुल मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे हिमाचल को लेके, और हिमाचल में तो मैं अभी भी आज की डेट में भी हिमाचल के इतने सारे टॉपिक मेरे पास है। अभी मैं ऑलरेडी इतने सारे टॉपिक पे काम कर ही रही हूँ। हिमाचल कभी छूटा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आंकड़ों की अगर हम बात करें तो अभी तक जब आपने सफ़र शुरू किया था और अभी तक के सफ़र में कितनी फिल्में आप कर चुकी हैं, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, सभी अगर ऐसे अनुमान लगाया जाए? जी, अगर पूरा अनुमान लगाए तो 100 तो मैं करीब कर मतलब आंकड़ा पार कर ही चुकी जी, होंगी। 100 बहुत तो मैं खूब, कर ही बहुत चुकी खूब। हूँ। जी इसमें मैंने काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, एंड फिक्शंस में मैंने बहुत काम किया है पहले शुरुआती दौर पे। जी तो डॉक्यूमेंट्री में मुझे बहुत मज़ा आता है, जी। क्योंकि आप बिल्कुल बोलते हैं ना कि ज़मीनी तौर पे जाके आप ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करते हो। जी आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो अवेयरनेस है, आपकी जो डेवलपमेंट है, या आप किसी भी चीज़ को दर्शाना चाहते हो, तो वहाँ पे जो आपके किरदार है वो आपके रूबरू होते हैं, और वो मतलब ओरिजिनल होते हैं। तो उनके पास कोई डायलॉग नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप वो पूरी स्टोरी डेवलप करके उनके ज़रिए जो है, अपनी फ़िल्म के ज़रिए जो है उस बात को दर्शाते हैं। जो डॉक्यूमेंट्री बनाने का जो आनंद है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जी उसमें आप ऐसी चीज़ों को दर्शाते हैं जिस चीज़ के बारे में लोग सोच नहीं सकते हैं, जानते नहीं हैं। तो एक एज अ क्रिएटिव आप उसको कितनी खूबसूरती से उसे दर्शाते हैं, समझाते हैं, और उसके बारे में अवेयर कराते हैं, तो वो चीज़ एक बहुत आनंदमय है। बिल्कुल। और कई ऐसे संदेश आपने अपनी फिल्मों के ज़रिए दिए हैं। रेणु जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगी। पुरुष प्रधान समाज में महिला होना चुनौती है, और जनजातीय महिला होना उसमें दोगुनी चुनौती हो जाता है। तो इस सफ़र में कहीं आपको लगा कि आपका जो हौसला है वो टूट रहा है, या फिर आपको लगा कि बस अब रुक जाना चाहिए यहीं पर? हेमा, हौसला तोड़ने की कोशिश तो बहुत रहती है, वो आज भी है। ये सिलसिला कभी कम नहीं होता है। लेकिन ये है कि रेणु नेगी की बात करें, मैं बहुत हिम्मत रखती थी शुरू से ही मैं किसी चीज़ में हार नहीं मानती थी। जी बहुत हटी थी जी और ज़िद से गई थी, और ये तो मेरा पैशन था, और इस क्षेत्र में तो मैं काम करना चाहती थी। तो ये हमेशा रहा है कि पुरुष प्रधान के बीच में अकेली ही महिला होती थी, और अकेली ही सारी चीज़ों को मैं मैनेज करती थी। और क्या है कि बीइंग एज अ वुमन, आप कहेंगे हम महिलाओं को लोग नारी शक्ति और दुर्गा और बहुत सारे नाम से हमसे उम्मीदें करते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम लोग अपने समाज में जो है महिला एक हर तरह से जो है समाज को समेट के रखती है। जी हम में एक आप मैनेज करने की, क्या कहेंगे, ताकत नहीं कहूँगी, एक हमारी खूबी है जी कि बिल्कुल। हम प्यार और मोहब्बत और ताकत जी दोनों, और ब्रेन जी। के साथ, मतलब हमारे पास ब्रेन, ब्यूटी एंड एवरीथिंग, हमारे पास सब चीज़ें हैं। जी तो अगर आपको ऐसा मौका मिले कि इस पूरी शक्ति के साथ अगर आप हो, तो आपको डर नहीं लगता है। बिल्कुल। जब भी मैं आगे गई हूँ, जब भी मैं फ्रंट में रही हूँ, तो अपनी कॉन्फिडेंस के साथ ही रही हूँ, जी क्योंकि वो जो कार्य मैं कर रही थी वो मेरा पैशन था, तो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता था। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं देखती थी कि कितने पुरुष हैं या कितनी महिलाएं मेरे साथ हैं। मेरा फोकस जो रहता था वो सिर्फ काम पे रहता था, बिल्कुल। कि जो मैं कर रही हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्रीज़ में ज़्यादातर मेल इसलिए रहते हैं क्योंकि भाग दौड़ का काम बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपको थोड़ा सा इसमें जो थोड़ा एक्टिव रहना और हमेशा अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल। तो वो चीज़ें मैं ऑलरेडी कर रही थी ना, तो जी। इसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, पुरुष बिल्कुल। प्रधान में भी आज, पहले भी मैं इसी तरह से थी, आज भी वैसी हूँ। बिल्कुल। आज जो हम कहते हैं कि महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, उसका सटीक उदाहरण आप हैं रेणु जी, और हम यही उम्मीद करेंगे कि आपसे बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो प्रोत्साहित होंगी। तो अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में फिल्म मेकिंग को लेकर के, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारी ऐसी लड़कियां या लड़के होंगे जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते होंगे। ख़ासतौर पर लड़कियों की अगर मैं बात करूं, तो जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी
इस क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या मानती हैं कि क्या किया जा रहा है, क्या किया जा सकता है भविष्य में? भविष्य तो बहुत अच्छा है इसका। मैं अभी आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि मैं पिछले 20 साल से इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, और चूँकि मैं राजधानी में रही तो वहाँ पे मेरे बाहर के लोगों से ही ज़्यादा संपर्क रहा। पैंडेमिक के बाद मैं अभी हिमाचल में अभी कुछ 2-3 सालों से यहाँ पे आई हूँ। तो आने के बाद मुझे पता चला कि हमारे हिमाचल प्रदेश में भी बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है कि अगर मैं स्टेट में आई हूँ तो हिमाचल, जब मैं इस क्षेत्र में आई थी तो मुझे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला था, मुझे बाहर जाना पड़ा था। अब यहाँ पे ऐसा मौका था कि मैं आके अपने लोगों के लिए कुछ कर सकती थी। तो मैंने उसी दौरान जो है मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ टैलेंट है। उस टैलेंट में से मैंने संपर्क किया और उन्हें इनवाइट किया और अपने प्रोडक्शन हाउस में काम करने का मौका दिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो मेरी अभी करंट जितनी फिल्में बनी हैं हिमाचल बेस्ड, मैंने उसमें हिमाचल के टैलेंट को ही प्रमोट किया है। 1-2 भाई बहन हैं जो बहुत ही टैलेंटेड हैं, सुशील मेहता एंड सुमी मेहता। तो आप देखिएगा जो मेरा करंट प्रोजेक्ट है, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। और इस क्षेत्र में महिलाएं बहुत अच्छा कर सकती हैं। मैं उनको एक स्पेशल संदेश देना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप हीरोइन बने और आप कैमरे के सामने ही आएँ। कैमरे के पीछे, पर्दे के पीछे आप एक टेक्नीशियन के रूप में आ सकती हैं। आप एक कैमरा वुमन बन सकती हैं। आप इस क्षेत्र में आके आपको बहुत आनंद आएगा क्योंकि विजुअल मीडिया है, स्क्रिप्ट में बहुत अच्छा है। आप एक अच्छी एडिटर बन सकती हैं। आप बहुत सारे हमारे टेक्निकल फील्ड में जो है महिलाएं बहुत अच्छा कर सकती हैं। और मैं स्पेशली कहूँगी अपने हिमाचल प्रदेश की जितने भी न्यू टैलेंट है, ऑलरेडी वो लोग काम कर रहे हैं, उनको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया भी है। तो आप सारी यंगस्टर जितनी लड़कियां हैं, प्लीज़ गर्ल्स जितनी हैं, आप लोग आइए, बहुत स्कोप है, पर्दे के पीछे बहुत अच्छा करियर है, बहुत अच्छा शुल्क है। आप आइए और मैं तो कहूँगी कि प्लीज़ आइए, लेकिन फिल्म को पढ़ के आइए। जी बिल्कुल। ये नहीं कि आप जैसे हीरोइन के लिए चलो ठीक है, आपकी शक्ल अच्छी है और आप लैंग्वेज नॉलेज है, लेकिन टेक्निकल फील्ड में आज की डेट में अगर आप अपनी पढ़ाई पूरी करके आएँ और फिल्म को पढ़ के आएंगे तो आपका यहाँ इसमें करियर बहुत ब्राइट है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इस चीज़ को अच्छे से समझा जाए, सीखा जाए तो इसमें बहुत अच्छा भविष्य किसी का भी बन सकता है। बात परिवार की कर लेते हैं। और क्या लगता है कि काम के साथ बच्चों को संभालना, अपना परिवार को संभालना कितना चुनौतीपूर्ण रहा? चुनौतीपूर्ण बहुत होता है, बिकॉज़ एज अ प्रोफेशनली आप जब बाहर होते हैं तो बाहर की चीज़ों को संभालने में ही आपकी बहुत एनर्जी चली जाती है। जी। और उसके बाद फिर आप एक माँ हैं, एक बेटी हैं, और आप एक बहू भी हैं और एक आप पत्नी भी हैं। तो वो जो उम्मीदें होती हैं, उस उम्मीदों पे भी खरा उतरने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को इतना हिम्मत जुटाना पड़ता है कि नहीं, वो भी आपकी ज़िम्मेवारी है और आपको उसे भी निभाना है। तो उसे अच्छे से, अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, आप अपने काम से प्यार करती हैं, तो ये सब चीज़ें करनी कोई मुश्किल नहीं है, आसान होती हैं। जी। तो इसी तरह से मैंने निभाया और मेरे परिवार का सहयोग मुझे रहा। मैं इस मामले में काफ़ी लकी रही हूँ कि मेरे माता पिता भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। जी। और जो मेरे जीवन साथी आए हैं, जो मेरे हस्बैंड हैं डॉक्टर रमेश चंद्र जी, उन्होंने भी मुझे बहुत कभी रोका नहीं। जी। और अपने मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनको मैं पूरा भरपूर टाइम देती हूँ। जी। तो मैंने अपने अच्छे से मैनेज किया है और काफ़ी, ये नहीं कि मैं अकेले मैनेज कर रही हूँ। जी। मेरे क्षेत्र में मेरे जो सहयोगी हैं, जी, वो लोग भी इसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। हम घर को भी मैनेज कर रहे हैं और अपने प्रोफेशन को भी मैनेज कर रहे हैं। तो चीज़ें धीरे धीरे आसान हुई है। जब शुरुआत थी तो कठिनाइयों भरा था, लेकिन अब जो है चीज़ें जो है सुविधाएं आपके पास अब पहले से बेटर हो गई है, तो चीज़ें मैनेज हो जाती है। जी जी बिल्कुल। चुनौतियां तो हर क्षेत्र में होती हैं, लेकिन मैम आपसे ये जानना चाहूँगी कि बतौर महिला इस क्षेत्र में क्या केंद्र बिंदु मानती हैं जिनको आप ये समझती हैं कि बहुत ज़्यादा ये समस्या है इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए? कुछ एक पॉइंट्स जो आपको लगे हों कि ये बहुत समस्याएं किसी भी महिला के लिए इस क्षेत्र में काम करने के लिए। इस क्षेत्र में काम करने का एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगी कि हमारे क्षेत्र में समय का कोई पाबंद नहीं है कि
to 5 आप काम करेंगे। जी इस क्षेत्र में वक्त जो है आपका बहुत कीमती है, जी और जब आप किसी डेडलाइंस में होते हैं, जब आप क्रिएटिव फील्ड में होते हो तो आप खो जाते हैं। जी तो उस टाइम पे ये नहीं होता है कि 6 बज गए हैं तो आपको जाना है, या 12 बज गए हैं तो अब आप नहीं जाएंगी। जी तो फिल्म क्षेत्र में और मीडिया क्षेत्र में मैं कहूँगी कि आपको टाइम के लिए थोड़ा सा लिबर्टी देनी पड़ेगी। जी। तो ये थोड़ा सा होता है चैलेंजिंग। दूसरा ये है कि क्योंकि आप पुरुषों से संपर्क करती हैं, अगर आप खूबसूरत हैं और आप टैलेंटेड हैं और आप रात के 12-1 बजे अगर आप चीज़ें जा रही हैं, तो वहाँ पे आप अपने आपको बोल्ड होना भी तो पड़ेगा। बोल्ड होने के लिए ज़रूरी नहीं होती है कि महिला जो है हमेशा ही बोल्ड हो। आप अपने काम में निपुण हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डर तो लगता है कि रात को निकलना है, रात को जाना है, रात को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो महिलाओं में ये ज़रूर होता है कि जैसे मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि मैं जब दिल्ली में रहती थी, शुरुआत में जब घर नहीं थे, मैं अपने रिश्तेदारों के घर पे रहती थी। तो जब मैं एडिटिंग के लिए रात में जब बाहर रहती थी, तो उनकी आंखों में एक बड़े सवालात होते थे कि कहाँ थी, इतनी देर क्यों लगाई, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब ये मेरी पहले की बात है, पहले का आपका अनुभव बता रही हूँ कि समय बहुत चेंज हुआ है जी बिल्कुल मीडिया और फिल्म को लेके। तो हम महिलाओं के लिए सिर्फ समस्या थोड़ी सी ये रहती है बीइंग एज अ वुमेन कि अगर आप सब चीज़ों से प्यार करती हैं और आप सब चीज़ बहुत गुडी चाहती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने जिक्र किया कि जो आपका प्रोफाइल है वो इस तरह से बन गया था कि आपने ट्राइब की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा की थी, वो चाहे फोक डांस हो, चाहे वो परिधान हो, चाहे वो आपकी ज्वेलरीज हो। तो क्या आप खुद एक जनजातीय क्षेत्र से संबंध रखती हैं? ये उस वजह से आपको लगाव उस चीज़ से, या और वजह रही कि आपने अपनी जो करियर की शुरुआत है वो इस तरह की कि सारी जो फिल्में हैं वो जनजातीय क्षेत्र से जुड़ी रहीं? नहीं, मुझे बहुत प्रभावित की, क्योंकि जब शुरुआत में अन्य ट्राइबल्स के बारे में ज़्यादा इतनी जानकारियाँ थी नहीं मुझे ना, क्योंकि मैं हिमाचल में थी। अब मैं खुद इसी समाज से बिलोंग करती हूँ, तो मैं सब चीज़ें अपनी तरह से ही सोचती थी। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ठीक है, हिमाचल के ट्राइबल्स और लद्दाख के ट्राइबल्स में फ़र्क है, क्योंकि वहाँ का माइनस टेम्परेचर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे इससे। जी। तो वो चीज़ें मेरे को लद्दाख में बड़ी प्रभावित की। जब जम्मू कश्मीर और जब मैं ये नॉर्थ ईस्ट गई, तो नॉर्थ ईस्ट में मेरे लिए एक अलग बात थी। जब मैं आदिवासी टॉपिक पे जब मैंने काम करना शुरू किया हेमा, तो मुझे धीरे धीरे बहुत इंटरेस्ट जागा। मैं सिर्फ उनके आर्ट एंड कल्चर या उनकी ज्वेलरीज, उनके बाकी सब चीज़ों से तो प्रभावित होती थी, लेकिन एक संचारक के रूप में मैं जो काम कर रही थी अपनी फिल्मों के ज़रिए, मैं क्या कर रही थी अपनी फिल्मों के ज़रिए, मैं एक अवेयरनेस ला रही थी समाज में अवेयरनेस के साथ साथ एक संदेशा भी दे रही थी कि डेवलपमेंट, देखिए कुरीतियाँ हैं, समस्याएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिल्म में आप दिखा दीजिए। देखिए एक तरीका हमारा भी है कि समस्याएं हैं तो समस्याओं के साथ समाधान भी हो रहे हैं। तो समाधान कितने अच्छे तरीके से हो रही हैं। अगर आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो वहाँ पे वुमेन एम्पावर भी तो हो रही हैं। जहाँ पे वुमेन एम्पावर हो रही है तो वो कैसे हो रही हैं, और उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या किया है, और उन्हें ऊपर लाने के लिए किन लोगों का सहयोग रहा। तो इस तरह से जो मेरी फिल्में आदिवासी जितने भी मैंने जो ट्राइबल्स पे किया है, उनके डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम किया है। जी। आर्ट कल्चर या उनके कॉस्ट्यूम्स, उनके आप ज्वेलरी की बात करें, वो तो था ही खूबसूरत। जी बिल्कुल। लेकिन उनका अपना समाज है ना, अपने समाज में वो कितना डेवलप कर रहे हैं, क्या उन्हें वो सब चीज़ें मिल रही हैं। अगर हम एक डिजिटल अपने समाज की बात कर रहे हैं, तो क्या वो वहाँ तक पहुँचा है? अगर पहुंचा है तो वो उसकी सुविधा किस तरह से ले रहे हैं, कौन उन तक पहुंचा रहा है, साधन क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, कहाँ से वो इस सब चीज़ों को ले सकते हैं। तो वो एक अपनी फिल्म के ज़रिए हम लोग बाकी सारे जो उनके आसपास के जो लोग हैं उनको हम लोग एक प्लेटफॉर्म देते थे कि अगर आपको और अच्छी चीज़ें करनी है, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा की कमी होती है, वहाँ पे साधन की कमी होती है, तो उनको उन तक कौन पहुँचा रहा है? जी, उन तक पहुँचा तो कोई रहा है ना। तो वो हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। जी। पूरा देश उन्हीं पे टिका है। तो उनकी जितनी स्कीम्स होती है, पॉलिसीज़ होती है, उनकी जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं जो वुमेन के लिए है, बच्चों के लिए है, तो हम दृश्य और प्रचार के ज़रिए, मतलब डॉक्यूमेंट फिल्म्स के ज़रिए और शॉर्ट फिल्म्स के ज़रिए जो है अपनी बात जो है वो संदेशा वहाँ तक पहुँचाते हैं। जी। तो एक विजुअल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें जो है आसान होती है। तो इस तरह से मैंने मतलब आदिवासी क्षेत्र में और आदिवासियत पे जो काम किया, बहुत इंजॉय किया। बिल्कुल। और मुझे बहुत प्यार मिला
बहुत इज्जत मिली और उनकी जो चीज़ें, उनकी समस्याओं का समाधान भी हम लोगों ने करवाया है। जी बिल्कुल, क्योंकि एक कम्युनिकेटर के ज़रिए, क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा काम करती थी, प्रसार भारती के लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रसार भारती कि हमारे जैसे फिल्म मेकर को उन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रखा है, जहाँ पे जाके हम अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं। मैं उसका उदाहरण हूँ कि पिछले 20 साल से मैं इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। तो मैंने एज अ कम्युनिकेटर काम किया है, डेवलपमेंट को लेके बहुत प्रचार किया है और समस्याओं को भी दिखाया है, उसका समाधान भी दिखाया है। चूँकि मैं आदिवासी ही समाज से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा यही था इंटरेस्ट हेमा कि जितने हमारे देश के ट्राइबल्स हैं, क्यों ना उन पे काम करूँ और उनको जितना बेस्ट मैं दे सकती हूँ दूँ, और वो चीज़ जो है लोगों तक पहुँचाऊँ कि हमारी जो ट्राइबल्स होते हैं वो कितने खूबसूरत होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपका परिश्रम है वो देखते ही बनता है। और आपकी जो फिल्में हैं उनसे एक बहुत खूबसूरत संदेश हमारे लोगों के बीच में है, और बहुत सारी चीज़ें शायद लोग नहीं जानते होंगे जो आपकी फिल्मों के माध्यम से लोगों ने जानना शुरू की होंगी। तो अब मुझे लगता है कि आपके इस सफ़र के हर छोटे छोटे पहलू पर नज़र डालनी चाहिए। तो आपसे एक मेरा ये निजी सवाल है, मेरी रुचि का सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आप कहीं शूट के लिए बाहर जाती हैं तो क्योंकि बहुत नेचुरल लोकेशन, नेचुरल लोग, उनको कन्विंस करना कितना मुश्किल आपके लिए रहता है कि आप इस तरह नहीं, ये सारी चीज़ें आप बताइए, क्योंकि अच्छा कम्युनिकेशन स्किल सबके पास हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको कितना मुश्किल होता है उनको कन्विंस करना, उनसे बातचीत करना बाहर जा कर के, ख़ासतौर पर हिमाचल से बाहर? हेमा, इससे पहले जो आपने मुझे सवाल पूछा था ना कि बीइंग एज अ वुमेन आपको कितना चैलेंजिंग रहा, जी, अब मैं इसका जवाब आपको देती हूँ कि बिल्कुल नहीं। आप महिला हो ना, जी, ये चीज़ें करनी मेरे लिए बड़ा आसान रहा। जी, मैं उनके साथ बड़े इजीली कम्युनिकेट कर लेती थी। बीइंग एज अ वुमेन आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है, आप कहीं पे भी जाते हैं। हमारे समाज में जो अगर आप महिला आप हैं तो वो एक आदरणीय हैं। तो मेरे लिए उनको संपर्क करना और उनसे कम्युनिकेट करना ज़्यादा आसान रहा। यही वजह है कि मैं कह रही हूँ कि हमारी जितनी यंगस्टर्स हैं, हमारी जो नई पीढ़ी हैं जो इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, और लड़कियों के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। आप आइए, क्योंकि जो चीज़ें मुश्किलें हैं हम मुश्किलों को बहुत चुटकियों में आसान कर देते हैं। जी बिल्कुल, बहुत कंफर्टेबली चीज़ें कर लेते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहता था कि मेरे पूरे टीम में सारे जेंट्स होते थे और मैं अकेली महिला होती थी, और मुझे ही, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, मेरा टॉपिक है, तो वो उसमें आपको क्या होता है कि आप में एक जुनून भरा होता है कि मुझे करना है। अगर आप पहल करोगी तो आपको एक रिस्पेक्टली आपको वेलकम किया जाता था। तो वो चीज़ें मेरे लिए हमेशा आसान रही है बीइंग एज अ वुमेन। तो मैं अपनी बाकी वुमेन के लिए भी ये कहूँगी कि इस क्षेत्र में जो है मुश्किलें नहीं आती हैं, आपकी मुश्किलें आसान होती हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आपका जो संकल्प है वो दृढ़ होना चाहिए, और तभी आप अपने किसी भी क्षेत्र में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती हैं। बिल्कुल सही आपने कहा है। तो अगर बात वर्तमान समय की करें तो वर्तमान समय में किस तरह की शॉर्ट फिल्म्स या कहां पर आप काम कर रही हैं और किन सब चीज़ों पर आपका इस वक्त फोकस है? ऐसा है कि हम लोग काम तो 24 आवर करते रहते हैं। मैं अलग अलग टॉपिक पे काम करती रहती हूँ। करंटली हिमाचल प्रदेश के काफ़ी टॉपिक्स पे मैं काम कर रही हूँ। अभी मैं हिमाचल प्रदेश की मेडिकल एजुकेशन जर्नी पे मेरी फिल्म बन रही है। और अभी रिसेंटली मैंने राजस्थान की एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका टीज़र और सॉन्ग मैंने अभी उसको वो लॉन्च हो चुका है। उसकी फ़िल्म जो है अभी लॉन्च होनी बाकी है। वो फिल्म जो है पूर्वी राजस्थान पे बेस्ड डॉक्यूमेंट्री है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री। आप देखोगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरा टीज़र ज़रूर देखिएगा उस फिल्म का। बिल्कुल। तो ये वहाँ के जो पूर्वी राजस्थान में बीइंग एज अ कम्युनिकेटर मेरी नॉलेज में ये चीज़ आई थी कि वहाँ के जो पूर्वी राजस्थान के जितने गांव हैं, 13 ज़िले, मुझे ज़्यादा नहीं 13 ज़िले तो मैंने कवर किए हैं अपनी फिल्म में। वो पिछले 20-25 साल से बिना पानी के जूझ रहे हैं। पानी नहीं है वहाँ पे, और ये चीज़ सामने लानी बहुत ज़रूरी थी। तो ये मुझे मौका मिला कि मुझे लगा कि क्योंकि मैं हमेशा अपने समाज में बदलाव के लिए ही काम हम लोग करते हैं और समाज में कुछ अच्छा हो हमारी सोसाइटी में, तो पूर्वी राजस्थान की जो ये पानी की समस्या है वो उसे सामने लाने के लिए मुझे मौका मिला। और इस फिल्म के ज़रिए आप देखेंगे कि पूर्वी राजस्थान में जो पानी की समस्या है, और वो पानी की समस्या ज़रूर दिखाई है, लेकिन समस्या जो उस फिल्म में
हमने ये भी दिखाया है कि समाधान भी हो सकता है। तो एक संदेशा है कि समाज के लिए कि वहाँ पे जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस फिल्म के ज़रिए कैसे हो, तो वो हमने इसमें दिखाया है। जी। जो वहाँ की जो पॉलिसी है, अगर उस पॉलिसी को लॉन्च किया जाता है, उस पॉलिसी पे अगर गौर किया जाता है, तो वहाँ के लोगों को, जो गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो बेचारे बहुत पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो मैं ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं, मैं चाहूँगी कि आप लोग उस फिल्म को देखें और अपना जी बिल्कुल व्यू दीजिए कि कैसी लगी आपको फिल्म, और वहाँ की समस्या का समाधान हो। जिस मकसद से वो फिल्म बनी है कि वहाँ पे हमें पानी लाना है, उस क्षेत्र में हमें पानी लाना है, वो पानी कैसे आ सकता है, उस पानी को लाने का क्या ज़रिया है, वो इस फिल्म में है। तो अगर वहाँ के क्षेत्र के लोगों को अगर वो पानी मिल जाएगा, हमारी फिल्म अगर उसमें थोड़ा भी सहयोग देती है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अपने समाज के लिए लगे एक अच्छे से खुशी होगी कि मैंने समाज के लिए कुछ किया है। बिल्कुल। तो मेरी दिली इच्छा है कि इस फिल्म के ज़रिए उन्हें फ़ायदा मिले। बिल्कुल, और इरादा बिल्कुल आपका नेक है, और यही उम्मीद करेंगे कि जो संदेश और जो आपने इरादा रखा है इस फिल्म का, वो बिल्कुल पूरा हो। फिल्म का नाम हम जानना चाहेंगे एक बार। मेरी जो अभी अपकमिंग जो डॉक्यूमेंट्री आने वाली है, उसका नाम है चंबल की चिट्ठी। जी, चंबल की चिट्ठी से हमें कुछ याद आ रहा है, चंबल के बीहड़ याद आ रहे हैं। तो अब आपकी शूटिंग के बारे में बात करते हैं कि जहाँ चंबल में आपने शूटिंग की, किस तरह का अनुभव आपका वहाँ का रहा? अरे बहुत मज़ा आया। इवन मेरी टीम ने भी बहुत इंजॉय किया। जब हमें पता चला था कि हमारा नेक्स्ट, क्योंकि हमने 13 जो ज़िले हैं वो कवर किए थे, उसमें चंबल भी था। जिस दिन हमने चंबल जाना था, तो जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे, तो वो भी थोड़ा सा हमें जो है ना डरा कि भाई मैम जल्दी से आना है वापस, शाम वहाँ पे नहीं। सच में अभी भी ऐसा है कि शाम पे वहाँ पे नहीं रहना, कि हम शाम को वहाँ रुकेंगे नहीं मैम, जल्दी करेंगे शूट। तो एक बड़ी एक्साइटमेंट थी, और मेरी टीम भी बड़ी एक्साइटेड थी कि भाई हम वहाँ चंबल में जाएंगे। चंबल भी हमने देखा। चंबल का एक बहुत बढ़िया अनुभव रहा। वहाँ पे हमने खूब सारी सेल्फी और फोटोग्राफ्स खींचे, और वहाँ पे हमने वो देखा कि जैसे होता है ना कि चंबल गए तो आप पहले डाकू होते थे, कहाँ है, किधर है। तो वो हमारे कैरेक्टर थे जो बेचारे गांव के लोग थे। जी। चंबल के गांव के लोग जो है, पानी आता है तो बाढ़ ले जाता है, नहीं तो पूरा साल जो है सूखा रहता है। जी। तो वो चीज़ वहाँ पे जाके चंबल का मेरा सिनेरियो ही चेंज हो गया था, क्योंकि मैं पानी की समस्या, जी। चंबल में भी पानी की समस्या थी। तो हम लोग क्या है कि वो बातें जितनी बेशक हो, लेकिन हम लोग अपने टॉपिक पे, अपने सब्जेक्ट पे पूरे फोकस थे। तो वहाँ जाके भूल गए हम चंबल पे है। जब शूट हुआ तो शाम को हम लेट ही आए थे, लेकिन वो एक बड़ी अच्छी सी खुशी थी कि हम चंबल में भी शूट करके आए, लेकिन पूर्वी राजस्थान पूरा देख कर आए। पूर्वी राजस्थान को अपनी पूरी फिल्म के ज़रिए दिखा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए एक मतलब एक्साइटेड रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपसे अब ये चीज़ जानना चाहेंगे कि जब आपने अपने सफ़र की शुरुआत की थी, तकनीक इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी और इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे, तो तब काम करने में और आज काम करने में कितना फ़र्क देखती हैं? जो काम आज सोशल मीडिया ने इतना रेवोल्यूशन ला दिया है कि हर चीज़ विजुअल मीडिया जो है वो बहुत आसान हो गया है। जी। तो मैं ये कहूँगी कि ये जो आज सोशल मीडिया जो काम कर रहा है, ये आज मतलब मैं कहूँगी, मैं तो 20-25 साल पहले ये काम कर रही थी। जी। 20-25 साल से हम मतलब यही रीज़न था कि साधन नहीं थे ना, उस टाइम पे इस तरह के साधन नहीं थे। बहुत हैवी इक्विपमेंट्स होते थे, बहुत कॉस्टली होते थे, या तो वो मुंबई में अवेलेबल थे, जी। या वो दिल्ली में अवेलेबल थे। तो दिल्ली जाना ज़रूरी पड़ता था, या आपको मुंबई जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फ़िल्म की बात जब होती थी तो साधन तो वहीं पे है। तो साधन के लिए हम बाहर जाते थे, तो बड़ी परेशानी होती थी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैवी इक्विपमेंट आपको 10-10, 12-12 लोग साथ में लेके जाना पड़ते थे। क्योंकि अगर आपको एक स्टैंड भी उठाना है तो वो भी इतना हैवी होता था कि एक आदमी सिर्फ स्टैंड उठा के जाएगा। तो साधन जो थे, पहले के साधन बहुत टफ थे, और उनको ले जाना, हाँ उस टाइम पे मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ करती थी। आप देखिए डॉक्यूमेंट्रीज़ में ये होता है कि आपको पूरा सामान लेके जाना होता है। बिल्कुल। फिक्शन में क्या होता है कि आप सेट बनाते हैं, आप अपने सारी चीज़ें जो है, इवन आप आउटडोर लोकेशन पे भी जाते हैं तो आप अपने पूरे सेट को लगा के जो है उस लोकेशन पे शूट करके नेक्स्ट डे करते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है। जी बिल्कुल। आपके जितनी भी पूरी टीम है, उन सब ने सामान इतना हैवी उठा रखा होता था कि उसको लेके भागना है। जी।
तो उसमें क्योंकि शॉर्ट कॉम्पोजिशन भी होती है जी। कि कैमरामैन अगर है तो मूविंग शॉट चाहिए, तो उस टाइम पे साधन जो है बहुत मुश्किल होते थे। तो वो मुश्किलात में भी हम लोगों ने काम किया है। जी तो वो जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। जी क्योंकि जब कुछ नहीं था तब हम बहुत कुछ कर रहे थे, जी अब तो बहुत कुछ है। जी तो ये अब तो मैं कहूँ कि विजुअल मीडिया और ये सब चीज़ें बहुत ही आसान हो गई है। जी बिल्कुल। तो ये मेरा एक्सपीरियंस जो है पहले का बहुत खूबसूरत रहा है। अभी तो खैर बहुत कंफर्टेबली काम करती हूँ मैं। जी। सब आज के डेट में मैं सारा काम वर्चुअली कर लेती हूँ, जी बिकॉज़ अब ज़रूरी नहीं है कि आपको फिज़िकली वहाँ पहुँचना है। बहुत सारी चीज़ें ईजिली हो जाती है। आपका जो तकनीक है वो बहुत डेवलप हो सोशल चुका मीडिया है। भी आपका साथ देता है। जी, सोशल मीडिया तो है, मैं वही कह रही हूँ ना कि अब जी। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत रेवोल्यूशन आ चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका सफ़र इतना रोमांच भरा रहा है कि और बात करने की इच्छा है, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है। अब हम कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जाते जाते आपसे बस एक संदेश मैं चाहूँगी कि हमारे प्रदेश की, हमारे देश की जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, यदि वो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए खास तौर पर हिमाचल की महिलाओं के लिए एक छोटा सा संदेश दूरदर्शन के माध्यम से। मैं अपनी हिमाचल की सभी बेटियों को और आने वाली यंग जनरेशन को मैं कहूँगी कि इस इंडस्ट्री में, फ़िल्म मेकिंग में और फिल्म एज अ टेक्नीशियन बहुत अच्छा स्कोप है। देखिए, मैंने इसमें सफलता हासिल की है। अगर आज मैं पिछले 20 साल से अगर इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ तो मैंने इसमें बहुत कुछ पाया है। तो मैं चाहूँगी कि हमारी नई जनरेशन जो है, प्लीज़ आप लोग फिल्म मेकिंग में आइए। जी। पर्दे के पीछे बहुत अच्छा स्कोप है। जी। सारी जो लड़कियां हैं, वो लड़कियां मतलब महिलाएं, स्पेशली मैं अपने हिमाचल की सारी कुड़ियों को बोलूँगी कि आप लोग इस इंडस्ट्री में आइए। और बीइंग एज ए सीनियर मैं आप लोगों को एक मेंटर की तरह सहयोग दे सकती हूँ, आप लोगों को एक राह दिखा सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ कि इसमें आप अपना करियर किस तरह से डेवलप कर सकते हो। जी। तो प्लीज़ आप लोग आइए, इसमें करियर बहुत अच्छा है, लेकिन आप पढ़ कर आइए। जी बिल्कुल। और अपनी एजुकेशन पूरी करके आइए। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रेनू नेगी जी बातचीत के लिए, और आपने इतने खूबसूरत किस्से हमारे साथ साझा किए हैं। उम्मीद यही करती हूँ कि आपकी इस जर्नी से आज बहुत सारे लोग प्रभावित हुए होंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना कि केवल पर्दे के सामने रहना सब कुछ नहीं होता, पर्दे के पीछे की जो मेहनत होती है वही पर्दे को खूबसूरत बनाती है। तो यदि आप भी इस तरह काम करना चाहती हैं पर्दे के पीछे रहकर, तो आप फिल्म मेकिंग में अपना एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। ये जो आज की कहानी थी, ये बहुत संघर्ष भरी रही है, और साथ ही साथ हम आपको ये बताएंगे कि ना इन्होंने खुद संघर्ष किया है, बल्कि ऐसे बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ लोगों के सामने लेकर के आए हैं, जिस वजह से लोगों को एक संदेश मिला है, लोगों की समस्याएं दूर हुई हैं। ना केवल हिमाचल प्रदेश, बल्कि हिमाचल प्रदेश के जो बाहर के राज्य हैं उनके लिए भी। तो आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।